साथियों, आसान कुछ भी नहीं है और अगर हम कोशिश करते हैं, ईमानदारी से कोशिश करते हैं और परिस्थितियाँ हमारे वश में होती हैं, संसाधन हम अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए आसान चीज़ें हो जाती हैं, या हम यूँ कहें कि चीज़ों को हम आसान बना लेते हैं। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी 2022 एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए, जो भी अभ्यर्थी जुटे हुए हैं अपनी तैयारियों में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही सकुशल चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और ये वैकेंसी जो हैं, ये पेट के बाहर हैं, आप सभी परिचित हैं, भली-भांति परिचित हैं। यूपी पेट से इसका दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको लिखित परीक्षा देनी है, स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम देना है, चाहे वह टाइपिंग टेस्ट हो ग्रुप सी के लिए, चाहे रिटन टेस्ट हो ग्रुप डी के लिए, और आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की होगी, आप अंतिम चयन पा सकेंगे। तो दोस्तों, फार्म सभी ने फिल कर लिए हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उठते हैं कि क्या करें, कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, लोग हमसे अच्छा कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में हमें क्यों पढ़ना है। हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमें जो भी संसाधन हैं हमारे पास, उनका हम समुचित उपयोग करें और अपनी पढ़ाई को मजबूत करें। तो ज़्यादा तनाव ना लें अपने ऊपर। और समय की बात करते हैं अगर हम, तो समय ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इन्हीं सभी चीज़ों पर कि अगर फॉर्म भर लिया है तो कहाँ से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम डेट क्या होगी। और इसके लिए एक अच्छा मोटिवेशन भी है आपके लिए एक वीडियो में, जो आप खुद को आपको लगेगा कि हाँ, ये अच्छा ही है हमारे लिए, जो एग्ज़ाम है, ये जो वैकेंसी हमारे लिए अच्छी हैं, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये जो जॉब है हाई कोर्ट की, चाहे ग्रुप सी की हो, स्टेनो की हो, कितनी आपके लिए सदुपयोगी है, कितनी अच्छी जॉब है, पूरी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या होती है, काम क्या होता है। ये सभी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में आप सभी के सामने साझा करने वाला हूँ। साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि हमने फॉर्म भर लिया है, तैयारी भी शुरू कर ली है। कब तक तैयारी करनी, कब तक एग्ज़ाम होना है इसका। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट की ही बात करते हैं कि अभी हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी निश्चित तारीख नहीं दी गई है। कोई भी निश्चित तारीख आपको नहीं दी गई है। और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे 2017 की बात करें या 2019 की बात करते हैं, तो जब इनका नोटिफिकेशन आता है, उससे 45 से 60 दिनों के भीतर ये अपनी भर्ती की लिखित परीक्षा ये करवा लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि 30 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हुए थे, 13 नवंबर तक 30 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हुए, 13 नवंबर तक इनकी लास्ट डेट थी। तब तक आप सभी ने फॉर्म भरे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी ये जो डेट बैठती है 45 से 60 दिन, ये लगभग दिसंबर पहुंचती है। तो हम मानते हैं कि दिसंबर लास्ट या जनवरी, तो जनवरी में तो हर हाल में 15 या 20 जनवरी तक एग्ज़ाम हो ही जाना है। तो कोई डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन आप मान कर चलिए, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, मेरा अपना अनुभव है। जो पिछली परीक्षाएँ रही हैं, 2017 की भी मैंने दी है, 2019 की भी मैंने दी है, तो उसमें जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इस तारीख में हुए ही हैं, इन तारीखों में उन्होंने एग्ज़ाम्स कराए हैं। तो आप मान के चलिए 60 दिनों के भीतर एग्ज़ाम हो जाने हैं। मैं ये बात एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ आपको कि आप अपनी तैयारी और मजबूत बनाइए। और 60 दिन ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। इसमें आपको रिटन टेस्ट भी देना है, स्टेज फर्स्ट भी है और स्टेज सेकंड भी आपको करना है। टाइपिंग की अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि टाइपिंग कब होती है, तो जब लिखित परीक्षा हो जाती है, जो रिटन टेस्ट है आपका, जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम, उसके लगभग जब इनका रिज़ल्ट आ जाता है, उसका परिणाम जब आ जाता है, तो उसके 15 दिन बाद, 15 दिन बाद का मतलब ये है कि 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, या 15 दिन के 20 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन आप मान कर चलिए कि 15 दिन कहीं भी नहीं जाने की, 15 दिन में वो टाइपिंग आपका मतलब नोटिस जारी करके, एडमिट कार्ड जारी करके आपकी टाइपिंग वो कंडक्ट करवा ही देते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवा देते हैं। तो दोस्तों, ये बात थी एग्ज़ाम डेट की। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, तो हम सबसे पहले ये देखो, ये मैंने आपके लिए पोस्ट के हिसाब से जो पे स्केल है, जो बेसिक पे है, वो सब मैंने कैलकुलेट की हुई है और आपको उसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ।
एक शानदार जॉब है, चाहे स्टेनोग्राफर की बात करें या ग्रेड 3 में ही जो जूनियर असिस्टेंट है, पेड अप्रेंटिस है, ये शानदार नौकरी है आपके लिए, एक सुनहरा अवसर है और एक अच्छी स्थिति, अच्छा स्टेटस देने वाली नौकरी है। और हम सभी सपने देखते हैं, दिनों दिन हो जाते सपने देखते हुए, सपनों को पूरा करने का मौका आपके पास है, मौका आप हाथ से ना निकलने दें। अपने सपनों को पूरा करिए, अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके सपनों को पूरा करिए और एक अच्छे मौके को मत गंवाइए, जुटे रहिएगा अपनी तैयारी में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफ़र की। स्टेनोग्राफ़र में ग्रेड 3 की नौकरी है, कैटेगरी सी में ही लगभग आती है ये, और 1186 पोस्ट थी। कितनी थी पोस्ट? 1186 पोस्ट थी। उसमें हिंदी के लिए 881 और अंग्रेज़ी के लिए भी कुछ पोस्ट थी। 305 पोस्ट अंग्रेज़ी स्टेनोग्राफ़र के लिए थी। इनका जो वेतनमान है, जो पे स्केल है, वो कितना है दोस्तों? वो है 5200 से 20,200 तक का। जो पे स्केल है वो 5200 से 20,200 का है। और ग्रेड पे कितना है इसका स्टेनो के लिए? 2800। कितना है दोस्तों? 2800 ग्रेड पे है। तो इसके हिसाब से जो सैलरी आपकी बनती है, बेसिक पे इसका जो है वो बेसिक पे लगभग बनेगा जाके इसका 29,200। जो स्टेनो के लिए बेसिक पे है वो क्या है दोस्तों? 29,200 है। कितना है? 29,200 बेसिक पे बनता जाके। इसमें अगर हम वेतन की बात करते हैं तो इसमें क्या वेतन कैसे निकाला जाता है, इसका हम एनालिसिस होता है, उसका अलग अलग होता है और अलग से काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो 2900 में ही आपका जुड़ जाता है, HRA जुड़ता है, जो हाउस रेंट वगैरह है वो जुड़ जाता है, वो आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपका DA, जो महंगाई भत्ता है, ये अलाउंसेस आपके जुड़ते हैं इसी में। तो इससे आपकी सैलरी लगभग बनती जाके है जो लगभग 40,000 के आसपास स्टेनोग्राफ़र की बनेगी। 40 से 42,000 के आसपास स्टेनोग्राफ़र की सैलरी बनती है। फिर बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की हम। तो जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी में 819 वैकेंसी थी, 819 रिक्तियाँ थी इसकी। इसका भी पे स्केल जो है सेम ही है स्टेनोग्राफ़र के जैसे ही, लेकिन ग्रेड पे इसका दोस्तों अलग है। ग्रेड पे कितना है? 2000 है, कम है ग्रेड पे है कम इसका। तो ग्रेड पे के हिसाब से इसका जो बेसिक पे बनता है वो बेसिक पे इसका है 21,700। और इसमें आपका इसमें भी HRA इंक्लूड होगा, HRA और DA, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी इसके साथ में। तो इसका लगभग आपका बनता जाके है 30,000 या 31,000 के आसपास ये आपकी वेतन बनती जाके है। तो पोस्ट के हिसाब से हम कहते हैं कि वेतन तो है ही। और कोर्ट में जॉब करना बढ़िया, आप काले कोट में जाएंगे, पैंट में जाएंगे, बढ़िया से टाई लगा करके जाएंगे तो एक वेल मेंटेन होकर के एक सूटेबल बॉय के जैसे जाएंगे आप। तो एक जो बहनें हैं उनके लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित है अलग से। तो एक अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छा स्टेटस भी आपका है, बाबूजी बन जाएंगे आप। बाबू पहले भी होंगे किसी के, लेकिन अब बाबूजी बन जाएंगे, ऑफिशियल बाबूजी बन जाएंगे आप। फिर दोस्तों बात करते हैं ग्रुप सी में ही पेड अप्रेंटिस पोस्ट है, उसके लिए 202 पोस्ट थी, अब की पद थे खाली जो भर्तियाँ निकाली गई, जिन पे इसका भी पे स्केल कितना है? 5200 से 20,200 ही। लेकिन इसका ग्रेड पे में 100 रुपये का अंतर है, जूनियर असिस्टेंट से 100 रुपये का अंतर है, कम है ये। और इसका जो बेसिक पे है वो 19,900 है। और 19,900 के हिसाब से इसमें DA और जो HRA है ये जुड़ करके आपका क्या बनेगा जा करके? ये लगभग बनता जा करके है 28 से 29,000 तक का बनता जाके है। दोस्तों फॉर्म आपने भरे हैं तो इसमें जो PA पर्सनल अप्रेंटिस वाली बात है, पेड अप्रेंटिस की जो बात है, ये जो पोस्ट हैं तो इनका ग्रेड पे कम है थोड़ा सा, जूनियर असिस्टेंट की अपेक्षा हम बात करते हैं। लेकिन जॉब जो वर्किंग जो इसका है, जो वर्किंग स्ट्रक्चर इसका है वो अलग नहीं है, वो लगभग नौकरी एक जैसी है, काम भी एक जैसे ही करने हैं। बस ये है पेड अप्रेंटिस का जब प्रमोशन होता है वो जूनियर असिस्टेंट पे पहले पहुंचते हैं और लगभग 3 साल में माना जाता है कि इनका प्रमोशन जूनियर असिस्टेंट के लिए हो जाता है। दोस्तों फिर बात करते हैं ट्यूबवेल है कैटेगरी D में, प्रोसेस सर्वर है, ऑर्डरली है कैटेगरी D में ही। इनके लिए लगभग 1699 पद थे। इसमें मैंने कुछ थी माली या ऐसी ही जो बात की, स्वीपर कम फरास वगैरह हैं, ये मैंने ऐड नहीं की है, इसमें नहीं लिखी हुई हैं। इनका भी जो इस पे स्केल है वो 5200 से 20,200 ही है। ग्रेड पे इनका कितना है दोस्तों? 1800। कितना है? 1800, जो DA और HRA लग करके लगभग बनता जाके है। DA और HRA लग करके इनका लगभग 26,000 के 25 से 26,000 के आसपास इनका वेतन
बनता जाके है दोस्तों। तो ये मैंने वेतन की बात की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो स्टेनो की हैं उनके लिए अलग वेतन है, अलग वेतनमान है सभी के लिए, और जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग है। तो इसका भी डिफरेंस है। स्टेनोग्राफर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग होती है, ग्रेजुएशन लिया जाता है। बाकी अगर जेई की बात करते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट है CCC के साथ में। पेड अप्रेंटिस में भी सेम कंडीशन ही है, सेम एलिजिबिलिटी ही है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो ये अंतर रहता है, इसी के हिसाब से सैलरी भी घटी बढ़ी हुई होती है। तो ये कोई भी जॉब इसमें दोस्तों कम नहीं है। और आज महंगाई के ज़माने में हम बात करते हैं तो कोई भी जॉब अगर हम सीख कर रहे हैं या हम कॉम्पिटिशन्स के लिए लगे हुए हैं तो हमारे मन में आता कि कहीं हम पहले थोड़ा स्टेबल हो जाएं, फिर हम आगे अपनी तैयारी को रखेंगे तो हम दूसरी पोस्ट भी ले सकते हैं, दूसरी जगह भी नौकरी ले सकते हैं। तो ये अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट की नौकरी कोई मतलब एक अच्छी नौकरी में गिनी जाती है। अच्छा स्टेटस होता है आपका, लोग सलाम ठोकते हैं आपको, और आपका सम्मान भी बना रहता है, बहुत अच्छा सम्मान बना रहता है समाज में। तो दोस्तों ये मैंने बात की वेतन की। काम क्या होता है, अगर हम स्टेनो की बात करते हैं कि स्टेनो का काम क्या है, तो स्टेनो जो भी आर्डर होता है या जो भी बेल वगैरह होती हैं, जो साहब मतलब जज साहब का जो भी आदेश होता है उसको टाइप करना, उसकी स्टेनोग्राफी करना, ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। बैठ कर के वो अलग से उनको दिया जाता है, केबिन वगैरह अलग से भी होता है, साथ में भी होता है, तो ये काम करते हैं। जूनियर असिस्टेंट का भी काम है, सम्मान देना होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, या एप्लीकेशंस टाइप करने हैं या कहीं भी कोई नोटिस जारी करनी है, तो ये इनके ज़िम्मे हो जाता है। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के ज़िम्मे रहता है, ये सारे काम रहते हैं। ट्यूबवेल, और इसमें ट्यूबवेल का दिया हुआ कम इलेक्ट्रिशियन भी है साथ में पोस्ट, तो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित इनकी जो है, और प्रोसेस सर्वर है, ऑर्डरली हैं। तो एक ग्रुप डी की ये वैकेंसी हैं, चतुर्थ क्लास की, चतुर्थ श्रेणी की हैं दोस्तों। इनमें प्रोसेस सर्वर का अलग काम रहता है। ये तामीला वगैरह एक बोला जाता है, तामीला वगैरह लेकर जाना होता है, या कहीं भी कोई चिट्ठियाँ हैं या ऐसा कुछ लेकर के जाना होता है। तो ये इनका थोड़ा फील्ड का भी काम बना रहता है प्रोसेस सर्वर का। ऑर्डरली जज साहब जो होते हैं उनके साथ में इनके काम बने रहते हैं, या जो भी फाइलें देना है या ऐसे ही सारे काम इनके रहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे जानने वाले भी हैं, ग्रुप डी में भी हैं, ग्रुप सी में भी हैं। मैं खुद 19 में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन अब मैं दूसरी नौकरी में हूँ। 2019 में मेरा चयन हुआ था, और मेरे और भी मतलब मित्र जानने वाले हैं, साथ के लोग हैं, तो उनके माध्यम से मैंने जो जानकारी जुटाई है वो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसे पसंद किया होगा। और दोस्तों, ये जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि वर्क क्या है, क्या काम होता है, सैलरी क्या होती है और वेतन कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर अब भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे जो लिंक में दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और ये हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत हैं। हमें बाहर से मोटिवेशन कहीं नहीं लेना है। हमारी जो अंतःप्रेरणा है, जो इनर मोटिवेशन हमारा, हमारे लिए बहुत कुछ है। ये जो वेतन है, यही हमारा मोटिवेशन है। हम इसी के लिए जुटे रहें, यही हमारा ध्येय होना चाहिए कि 60 दिन के अंदर जो हमारा लिखित एग्ज़ाम होने वाला, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम जी जान से जुटे रहें, उसकी हम तैयारी करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप समर्थन दीजिए मुझे, अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।